हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेन श्रीवास्तव है और हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके थे। तो चैप्टर 3 है वर्क, पावर, एनर्जी। तो उसमें एक टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा कि हम कवर करेंगे फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एनर्जी एंड इट्स टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ओके, तो हम फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक तरीके का क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। मतलब किसी चीज का ये विरोध करता है। किसका विरोध करता है? दैट अपोजेस। किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन, सापेक्ष मोशन का विरोध करता है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जो दो सतहों के बीच में जो मोशन होता है उस मोशन को क्या करता है? ये विरोध करता है, मतलब अपोज करता है कि होने देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अगर मोशन इस तरीके से जा रहा होगा तो ये फोर्स किस तरीके से इस मोशन को रोकना होगा तो किस तरीके से लगेगा? इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, इसको दूसरे टर्म्स में लिखा जाता है, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स कब करता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या ट्राइंग टू मूव या मूव करने की कोशिश कर रहा हो उसके विपरीत दिशा में लगता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन का कारण क्या है। तो फ्रिक्शन का कारण इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी जो इंटरलॉकिंग होती है, किस चीज की? इररेगुलरिटीज की। ठीक है, इररेगुलरिटीज मतलब अप्स एंड डाउन्स। मतलब कि अगर आपकी बात की जाए कि अगर हम, जैसे हमें पता होती है सतह दो तरीके की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। ठीक है, तो स्मूथ को हम स्मूथ पहचानेंगे कैसे? स्मूथ को पहचानेंगे कि उसमें जो इररेगुलरिटीज हैं वो कम होंगी और रफ सरफेस में इररेगुलरिटीज स्मूथ सरफेस से ज्यादा होंगी। ठीक है, तो हम बात किस तरीके से कर इररेगुलरिटीज की बात कैसे कर ले? जैसे हम इस सतह की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें देखने में ये सरफेस स्मूथ लग रही होगी या फील करने पर भी स्मूथ लग रही होगी। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे किसी भी सरफेस का कि वो स्मूथ है, तो हम स्मूथ इस कारण से कह पा रहे हैं कि हम एक दिमाग में हम पिक्चर ये बना के चलते हैं कि हम किसी न किसी रफ सरफेस कंपेयर में इसको क्या बोल रहे होंगे कि ये स्मूथ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे रखा हुआ, एक लकड़ी का टुकड़ा इसके ऊपर रखा हुआ। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करना चाहती हैं? एक के ऊपर फिसलना या चलना चाहती है। जैसे छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी के ऊपर चलना चाहती है, तो उसमें क्या होगी? जब इसके कांटेक्ट की बात करेंगे, ये दोनों इस कांटेक्ट पे कांटेक्ट हो रहा है और इसको हम जूम इन करके देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल को बढ़ा करके हम जब इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा? जो पहली सरफेस है और दूसरी सरफेस है, दोनों के बीच में आपकी इस तरीके की इररेगुलरिटीज नजर आएंगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इररेगुलरिटीज आपस में क्या होता है, एक तरीके से प्रॉपर इंटरलॉक हो जाता है, मतलब उसका जो जोड़ होता है एक फंस जाता है, तो उस समय क्या होता है? एकदम परफेक्ट इंटरलॉकिंग बन जाती है। तो हमें बल ज्यादा लगाना होगा उस फ्रिक्शन को या उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए। ठीक है, और अगर उसके जो दोनों के दोनों जो ऊंचाई है दोनों एक साथ एक ऊपर एक रहती हैं तो उस केस में हमें फोर्स कम लगाना होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ऐसे ही हमेशा हर बार क्या होगा? एक तरीके से आप ये समझ सकते हो गाड़ी हर बार क्या गड्ढे में फंस रही है, तो ये भी क्या होती है? कोई भी सरफेस हो उस सरफेस में क्या इररेगुलरिटीज होंगी जिसके कारण हमें फ्रिक्शन वहां पे हमेशा की तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, कम ज्यादा ये अलग बात है कि कौन सी सरफेस कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो हम रफ और स्मूथ सरफेस की बात कर रहे थे, तो अब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सरफेस आपकी रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि रफ सरफेस में इररेगुलरिटीज ज्यादा होंगी, तो इररेगुलरिटीज ज्यादा होने के कारण वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। तो हम यही कह सकते हैं स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि वहां पे इररेगुलरिटीज कम होती है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब बॉडी क्या है आपस में, दोनों सतह क्या है आपस में गति नहीं कर रहे हैं, मतलब मोशन नहीं हो रहा। जब तक मोशन नहीं होगा तब तक कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी क्या होगी, एक सरफेस से दूसरे सतहों के बीच में क्या मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम
काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक वैल्यू है जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का पॉइंट है। इसके बारे में स्पेशली हम बात कर लेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम स्टैटिक और काइनेटिक पढ़ते हैं, उसके बाद लिमिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है कि ऐसा फ्रिक्शन जो कब आता है जब दो सरफेस क्या करती है, टेंड टू हैव रिलेटिव मोशन। मतलब बस रिलेटिव मोशन वो चाहती हैं कि हम स्टार्ट हो जाए, मतलब मोशन हमारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो बॉडी स्टार्ट नहीं हो पा रही। मतलब दैट इज एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड, मतलब एक्चुअली मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि बॉडी अभी भी रेस्ट में है, रुकी हुई है। कैसे कि जैसे हमने मान लिया कि जैसे अगर एक बॉडी है किसी रफ सरफेस पर रखी है, मान लेते हैं कि रफ सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, तो हम यहाँ पे एक पी फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन हम वो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी कभी कभार क्या होती, मूव नहीं करती। क्यों नहीं करती कि होता क्या है कि हम जो जितना फोर्स बॉडी को चाहिए चलाने के लिए उतना हम फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं। तो जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में, तो पूरा का पूरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एफ के कारण वो क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो जितना हमने फोर्स लगाया मोशन करने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं है। क्यों नहीं काफी है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स उतना ही फ्रिक्शन हमें क्या कर रहा है, अपोज कर ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, P बराबर F हो जाएगा, ठीक है। जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी ने, सरफेस ने उसको इसके विपरीत दिशा में लगाया, तभी तो बॉडी नहीं चल पा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी अभी भी मोशन में नहीं आई है, ठीक है। तो अब क्या है, जब हमने ये किस तरीके का फोर्स है, जब बॉडी क्या आपकी जो सरफेस हो आपस में मूव करने, मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उस केस में ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स है कैसा, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी तो फ्रिक्शन ही है। तो ये जो भी बॉडी आपका मोशन होगा या मूवमेंट जिस डायरेक्शन में भी होगा, उसके अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। एन ऑब्जेक्ट, इसमें लिखा गया, एन ऑब्जेक्ट दैट बीइंग मूव्ड ओवर अ सरफेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज इट मूवमेंट। मतलब कि अगर बॉडी मान लीजिए अपने एक सरफेस रखी हुई है, उस दूसरी तरफ सरफेस रखी है, अगर बॉडी यहाँ इधर मोशन करती है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अगर फ्रिक्शन फोर्स मतलब अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अपोजिट दिशा में कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है कि एक ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे अधिकतम वैल्यू किस चीज की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। जो अधिकतम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की आता कब है, जब बॉडी क्या जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब बस मोशन स्टार्ट होने ही वाला है, उस केस में जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन की स्टैटिक कंडीशन में होगा। जब मोशन जब स्टार्ट होने ही वाला होगा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी तो बॉडी स्टैटिक स्टैटिक कंडीशन में ही होगी। तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन को, उसको ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम अब तीनों केसेस को, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीनों को एक डायग्राम से समझते हैं कि कब कैसे कैसे वो चीज आएगी, ठीक है। अब हम मान ये लेते हैं कि आपके पास एक ही बॉडी है, लेकिन कंडीशन क्या है, अलग अलग है। पहली कंडीशन में क्या है, एक बॉडी सेम मास की है, यहाँ भी सेम मास है, दोनों में मान लेते 10-10 kg है, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं। तो एक कंडीशन में यहाँ पे देख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन, दूसरा कितना लगा है, 15 न्यूटन, ठीक है, एक ही बॉडी पे अलग अलग कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन हम मान लेते हैं कि जो लेफ्ट वाला है उसको हम रेस्ट कंडीशन मानते हैं कि ये रुकी हुई है, मतलब 10 न्यूटन बल लगाने के बाद बॉडी क्या है, रुकी हुई। तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस केस में मान लेते हैं बॉडी 15 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और बॉडी किसमें है, काइनेटिक मोशन में है, काइनेटिक कंडीशन मतलब मोशन में है। तो इस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे आपने 10 न्यूटन बल लगाया, आपने 10 न्यूटन बल लगाया, बॉडी मूव नहीं करी, तो हमें पता लग गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई। तभी तो बॉडी नहीं हुई, 10 आपने आगे लगाया, 10 में पीछे लगाया, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो बॉडी आपकी मूव नहीं करी, तो स्टैटिक कंडीशन हो गई। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 न्यूटन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि 15 न्यूटन बल लग रहा था, एफ की वैल्यू हमको नहीं पता कितनी है अभी,
लेकिन ये हमें ये पता है कि बॉडी किस में है, मोशन में आ गई। इसका मतलब 15 न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगा, तभी तो बॉडी आपकी आगे मोशन कर पा रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे आपने 10 न्यूटन लगाया था, आपको पता लगा बॉडी इतने फोर्स पे तो वैल्यू पे बॉडी नहीं चलेगी, तो आप क्या करोगे, 10 की जगह फिर आप अप्लाइड फोर्स कितना करोगे, 11। ठीक है, आपने 11 न्यूटन करा, 11 न्यूटन पे भी क्या हुआ, बॉडी मूव नहीं करी। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टैटिक कंडीशन में, 11, क्योंकि आपने 11 अप्लाई किया है और 11 ही पीछे लगेगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि बॉडी किस में है, स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, इसमें एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको कि मान लो अब हमने क्या किया, आपने 10 लगाया और बॉडी मूव नहीं करी, तो आप एक्सपीरियंस से आप क्या करोगे, नहीं 10 नहीं लगा तो 11 लगा के देखो, तो अब हम 11 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। तो इस केस में बॉडी क्या है, मान लेते हैं मोशन नहीं करी, तो इस कंडीशन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफएस 11 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि नेट रिजल्ट तो हमें 0 करना है ना। फिर आपने क्या किया, फिर अब बार बार फिगर नहीं बनाएंगे, अब हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 12 न्यूटन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 12 न्यूटन के वैल्यू के फोर्स लगा रहे हो तो आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाएगी। मतलब आप मान ये ले रहे हैं 12 न्यूटन बल पे क्या हो रहा है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, कि मतलब अब क्या है, 12 से जैसे ही आपने 13 या 12.1 ही फोर्स किया, उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका स्टैटिक था, मतलब रुकी हुई थी, इस कंडीशन में क्या हो गया, काइनेटिक होने लगा, जस्ट अबाउट टू मूव। तो स्टैटिक कंडीशन, तो ये जो आपको यहाँ इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बराबर 12 न्यूटन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से डील कर सकते हैं, उस सरफेस की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको बस इतना से इंफॉर्मेशन देता है कि मैक्सिमम फोर्स हमें कितना उस बॉडी पे लगाना पड़ेगा जो सतह पे क्या बॉडी को मूव करा पाए। मतलब हमको 12 से तो ज्यादा फोर्स लगाना ही पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम कह पाते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब कि जितना आप बल लगाओगे स्टैटिक कंडीशन में उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। ऐसा हो क्यों रहा है कि अगर चेंज नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है, कि जैसे अगर मान लो या बोलो एक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन आ रही है, तो 12 न्यूटन क्यों नहीं लगा, 12 न्यूटन इसलिए नहीं लग रहा बेटा कि आपका 10 न्यूटन आप बल लगा दो, फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन का यहाँ लगा हुआ है, तो बॉडी क्या, अगर 10 इधर लग रहा है 12 इधर लग रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स नेट रिजल्ट इधर आ गया। इसका मतलब जो हम फोर्स लगा के आगे बढ़ाना चाहते थे वो बॉडी क्या है, पीछे की तरफ भाग रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए क्या कहा गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है, इसके आगे की भी कहानी समझते हैं। तो अब हमने एक तरफ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की है। दोनों ही तरीके का, एक तरफ में लेफ्ट पार्ट में सेक्शन में देख पा रहे होगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो जोन है और आगे वाला काइनेटिक फ्रिक्शन का जोन है। कैसे हम बात कर पाएंगे कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे कि बॉडी को हम चलाना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 0 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 0 न्यूटन फोर्स लगाने मतलब कुछ काम ही नहीं किया। इसका मतलब जैसे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी, जैसे आपने यहाँ 1 फ्रिक्शन लगाया तो उसके हिसाब से 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी आया। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तब बॉडी मूव नहीं करी, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 न्यूटन हो जाएगी, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरीके बढ़ाते बढ़ाते आप क्या करेंगे, आप फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक बॉडी क्या स्टार्ट होना नहीं स्टार्ट होती। तो आप ऐसे करते करते आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस पहुँच जाएंगे, जो हमें ये बताता है कि अगर आपने इस वैल्यू से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाया तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ बात करी, तो यहाँ पे ये भी हमें पता लगा जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक कंडीशन में वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने पहली बात कर रखी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जब जैसे जैसे आप जितना बल लगाओगे अप्लाइड फोर्स बॉडी को मूव कराने के लिए, उतना ही आपका क्या बढ़ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका क्या होता है, जब आपका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगने लगेगी, और जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से हमें भी पता लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से हमेशा क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ हमें पता लगा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कैसे
आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कैसे आपका अप्लाइड फोर्स जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे बढ़ती है। और एक पॉइंट आ जाता है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो हमें ये बताता है कि इस पॉइंट से ज़्यादा अगर आप वैल्यू का फोर्स लगाओगे तो आपकी बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के क्या नियम है और उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कैसे डिसाइड होती है, कैसे हम बता पाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू कि किस तरीके से आएगी। तो हमने बात कर रखी थी कि जितना भी बॉडी रफ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखते हैं, तो पहला पॉइंट लिखा है फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्शन, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बात ये आती है नॉर्मल एक्शन क्या होता है। तो नॉर्मल एक्शन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि बॉडी अगर किसी रफ सरफेस पर रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ वजन लगेगा, डब्ल्यू, ठीक है, वेट। और जो वेट है तो नीचे तो जा नहीं रहा है, तो सरफेस पे इस पे उतना ही क्या रिएक्शन लगाएगी। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या अप्लाइड फोर्स भी इधर लगाया है बॉडी को मूव कराने के लिए, तो इसके करस्पॉन्ड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कहाँ है? पीछे आई है। तो इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लेते हैं, हर बार कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरा डायग्राम, तो ये आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ही आर ही केवल सपोर्ट कर रहा है डब्ल्यू के करस्पॉन्ड। तो यहाँ पे बात क्या है? फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन का। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रेटेड मोशन। ये भी बात कर चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है, विरोध करता है। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब किस सतह पर कितना एरिया किसी सतह पर एक सरफेस का कांटेक्ट में है मोशन करने वाली वस्तु का, तो उस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब कि कौन सतह से उसका कांटेक्ट है इस बात पर जरूर डिपेंड करता है, क्या मटेरियल है उसका, ठीक है। तो मटेरियल एक तरीके से आप ये कह सकते हो, क्या मटेरियल रफ है, क्या स्मूथ है, इस पे भी डिपेंड, ये तो डिपेंड करता ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। हमें पता भी है कि अगर जो फोर्स जो सरफेस अगर रफ है तो उस केस में क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए इस मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो जैसे मैं न्यूटन्स जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, उस पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, ठीक है। इस म्यू को ही हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है किस तरीके का मटेरियल है, उसकी हर तरीके के कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी अलग होते हैं। जो जैसा मटेरियल वैसा कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स आपका रफनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी कितनी रफ है या स्मूथ है, उस पर फ्रिक्शन पर वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो म्यू की वैल्यू है वो अगर बॉडी रफ है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर बॉडी स्मूथ है तो म्यू की वैल्यू कम होगी, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू कैसी क्वांटिटी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एफ भी आपका एक फोर्स है और आर भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। तो दोनों का ही तरीके का रेशियो, तो म्यू बराबर क्या है? एफ डिवाइड बाई आर। तो क्वांटिटी कैसी है हमारी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपका फॉर्मूले से दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? एफ एस बराबर म्यू एस डिवाइड बाय आर। तो म्यू एस यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही म्यू के इक्वल टू म्यू के आर। तो यहाँ पे के का मतलब काइनेटिक है, तो म्यू के का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होती है। इसके कारण म्यू एस की वैल्यू भी क्या? म्यू के से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता लगता है कि कई बार हमको अगर म्यू एस की वैल्यू दे दी जाती है तो हमें क्या मिल जाता है कि हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाती है, जिससे हम ये बता पाते हैं कि आपकी जो बॉडी है, जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है, वो क्या उससे ज़्यादा है या कम है। उसके कारण हम बता पाएंगे बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। इसके तहत हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे मास एक बॉडी का 10 kg दे दिया, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक कंडीशन 0.1 दे रखा है और पी की वैल्यू 8 न्यूटन दे रखी है। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है किसी बॉडी को मूव कराने के लिए वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस यही पर्पज है कि आप फ्रिक्शन को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बॉडी बना लेते हैं समझने के लिए कि केस है क्या। तो यहाँ पर क्या है 8 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रखा है। ठीक है, जो कि पी की वैल्यू है, पी बराबर 8 न्यूटन। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एज यूजुअल। ठीक है, और वेट नीचे की तरफ डब्ल्यू, जो की वैल्यू क्या होती है एम इंटू जी, और आर ऊपर। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि आर की वैल्यू एम जी के बराबर होगी, डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू है क्या एम जी तो है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 10 मतलब 100 न्यूटन। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ म्यू इंटू आर, ये हमने पढ़ रखा है लॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो म्यू एस, म्यू की वैल्यू 0.1 और आर की वैल्यू 100। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। तो क्या हम ये बता पाएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है 10 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया? नहीं बेटा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि 8 न्यूटन बल हमने इधर लगाया और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही 10 न्यूटन। तो मतलब 8 न्यूटन ने इधर लगाया और 10 न्यूटन इधर लगाया, मतलब रिजल्टेंट क्या है 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन की तरफ से इधर की तरफ बॉडी चली जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तो क्या है बॉडी रेस्ट में है ना। यहाँ से हमें बस ये पता लग रहा है कि बॉडी किस में है। तो जो फोर्स है P की वैल्यू अप्लाइड फोर्स F से क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो ये किस केस में हो गया, ये आपका स्टैटिक कंडीशन में बॉडी है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, मतलब बॉडी मोशन नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन मतलब बात लगेगी तो P की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन ना होके 8 न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स है वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि जो ये चीज़ जो दे रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दे रही है, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन है। हाँ, यहाँ पर ये हम जरूर बता सकते हैं कि मिनिमम फोर्स हमें 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा बॉडी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मोशन में लाना है तो 10 से ज़्यादा ही फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो अप्लाइड फोर्स है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के आपके कुछ फ्रिक्शन के कारण एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि हम जो चलते हैं रास्ते पर या किसी ग्राउंड पर चलते हैं तो हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन वहाँ पे ना होता तो हम हमेशा क्या करते, फिसलते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई बार कि जब बरसात होती है तो कीचड़ हो जाती है, तो चलना क्या होता है डिफिकल्ट होता है, फिसलने लगते हैं। क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है कम होती है। ठीक है, और दूसरा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ब्रेक्स, कि मतलब हम गाड़ी को रोक नहीं सकते। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है साइकिल में या बाइक में, तो आप उसमें ब्रेक दबाते हैं तो वो एक शू टाइप का वहाँ पे रिम पे लग जाता है, चिपक जाता है, और वो क्या करता है उसको ब्रेक करने में या ब्रेक लगाने में या बॉडी चल रही है रोकने में काम आता है। ठीक है, तीसरा है कि हम जो बोर्ड पे लिखते हैं वो विदाउट फ्रिक्शन हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कुछ आपके फ्रिक्शन के एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कैसे हैं कि जो चीज़ हमने जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में बार बार क्या होता है सर्विसिंग हमें करानी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार क्या आपके मेटल के पार्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, तो ही दोनों आपस में आने का फ्रिक्शन कारण क्या होता है वो टियर एंड बियर आता है और वो पार्ट्स टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, और तो इसके साथ हम क्या कह पाएंगे कि हमें जहाँ पर एक्चुअल अमाउंट की जो एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी भी किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमको 1 लीटर पेट्रोल 60-70 का एवरेज देना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है कुछ ना कुछ उसका जो फ्रिक्शन की वजह से क्या एनर्जी लॉस होती है, लुब्रिकेशन में लॉस होती है, आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होती है। तो ये सब किस चीज़ के कारण है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज हैं। ओके, तो हमने फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन के टाइप्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज।
जो भी टाइप्स थे स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग, उन सबको डायग्राम के पर्पज से भी समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा एनर्जेटिक बॉडी होती है वो ज़्यादा काम करती है, ये हमें पता भी है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एनर्जेटिक बॉडी हैज एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, कार्य करने की क्षमता होती है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सिंस एनर्जेटिक बॉडी कैन डू वर्क, क्योंकि हमें पता ये लग गया है कि एनर्जेटिक बॉडी क्या होती है, एनर्जेटिक बॉडी काम कर सकती हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं वर्क और एनर्जी आपस में क्या है? कन्वर्टेबल है। वर्क एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी वर्क में बदल सकती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने बात की वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी असाइनमेंट क्या है? जूल। जैसे वर्क की यूनिट थी वैसे जो एनर्जी की यूनिट है जूल है। जो डायमेंशन आपका वर्क में था ml²T-2, सेम आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी में भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि एनर्जी के टाइप्स की। तो एनर्जी बहुत तरीके की होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऐसे बहुत तरीके के एनर्जी होती है, लेकिन इसमें हमको जो पढ़ना है वो आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जो आपके सब्जेक्ट में है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा आपने बहुत जगह देखी होगी। वैसे तो ये क्या होता है? सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके एग्जांपल क्या है? एक स्विंगिंग पेंडुलम। जो पेंडुलम पहले पुरानी घड़ियां चलती थी उसमें पेंडुलम एक स्विंग होता था। तो आपने ये देखा हो, एक एंड पे जाके रुक जाता था फिर दूसरे एंड पे जाता था। तो उसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे एक एंड पे जाके क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और उस कंडीशन में क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और जैसे ही वो नीचे आता है, बीच में आता है, बीच में उसका सबसे मैक्सिमम आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये हम देखेंगे भी किस तरीके से आता है। रोलर कोस्टर में भी होता है। रोलर कोस्टर आपने देखा होगा जो मेले वगैरह में चला होता है। तो उसमें क्या होता है? एक पॉइंट आपका सबसे ऊपर जाता है, वही पॉइंट या फिर नीचे आता है। तो जब सबसे ऊपर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और फिर वो नीचे आता है तो उस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0 होती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो प्रेजेंस होती है किसके कारण? वेलोसिटी के कारण। जो एनर्जी आपकी वेलोसिटी के कारण आती है, वेलोसिटी का मतलब एक तरीके से हो गया बॉडी किसमें है? मोशन में। तो जब मोशन के कारण जो भी आपकी एनर्जी होती है उसको आप क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है? ½ mv², ठीक है। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी जो कि kg में होता है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो कि मीटर पर सेकेंड में होता है। इसको जब कंबाइन करोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल आती है, ठीक है। जूल। इसकी असाइनमेंट क्या है? जूल। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, लीनियर मोमेंटम में। तो हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका ½ mv² है और मोमेंटम का फॉर्मूला आपका m मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को आपको रिप्रेजेंट करोगे आप ½ mv² और इसमें आप m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा ½ mv² m। तो mv² क्या हो गया? ये यही तो मोमेंटम लिखा है, तो ½ 2mp², ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इधर हम लिख लेते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा काइनेटिक एनर्जी आपने p²/2m लिख लिया, ठीक है। तो कई बार आपको एज MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा या फिर p √2 काइनेटिक एनर्जी m, इस तरीके से लिखा हो। तो दोनों ही रिलेशन आपके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं, ओके। तो हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट और पोजीशन, कि कौन सी बॉडी किस स्टेट या किस पोजीशन पर रखी है, उससे आने वाला जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला है mgh। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है, रेफरेंस लेवल हमने एक ग्राउंड फ्लोर को मान के रखा है और एक दीवार है HIT, उस पर एक बॉडी, एक बॉल जिसका मास m है वो रखी है।
तो इस कंडीशन में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जिसको kg में लेंगे। हाइट g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मीटर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट मीटर में होती है, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट होती है आपकी जूल होती है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, ये भी क्वांटिटी कैसी स्केलर है, क्योंकि ये वर्क का ही एक तरीके का रूप है, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से आप हाफ एम स्क्वायर आता है और mgh आता है। तो इसके भी बहुत सारे आपके क्या कहते हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एग्जांपल है आपका फ्लोइंग वाटर, या गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, तो उसमें जो इस कंडीशन में जो भी आपका मोशन की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो भी आपकी एनर्जी होगी वो वेलोसिटी के कारण होगी। तो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या, पानी किसी डैम में स्टोर है, या आपने स्प्रिंग को खींचा हुआ है, तो इस फॉर्म में जो भी एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से ही बात की गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और एनर्जी के भी टाइप्स हमने आज डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।